और अब आज भारत का सवाल में समझेंगे कि बैकफुट पर चीन क्यों दिखाई पड़ रहा है, भारत की शक्ति हाल के दिनों में किस तरीके से बढ़ी है और भारत की इस शक्ति के बाद महाशक्तियां, दुनिया की जो महाशक्तियां हैं जिनके बीच में खींचतान चलती रहती है, कैसे भारत उनके बीच में एक ऐसा देश बना हुआ है जो दोनों खेमों में आपको दिखाई पड़ता है लेकिन दोनों ही तरफ शांति की बात करता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बड़ी बड़ी ताकतें ये भी भारत को इसी दृष्टि से देखती हैं कि कहीं ना कहीं भारत मीडिएटर की भूमिका इनके संबंधों के बीच में भी निभा सकता है। ये तो एक पहलू हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आर्थिक स्तर पर भी भारत की जो अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है उसके बाद में बड़ी बड़ी ताकतें ये जानती हैं और ये दुनिया के इकोनॉमिस्ट का मानना है कि दुनिया भर में कुछ भी होता रहे लेकिन भारत की इकोनॉमी एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ती रहेगी। यही वजह है कि चीन, रशिया जैसे देशों ने भारत को किस तरह की तवज्जो ब्रिक्स में दी है वो आप देख चुके हैं। साथ ही साथ भारत और चीन के बीच में जो द्विपक्षीय वार्ता हुई है ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है। वो दिन गए जब भारत को उस तरह नहीं देखा जाता था जैसा अब देखा जा रहा है। भारत का कद दुनिया के मंच पर कैसा है वो ब्रिक्स सम्मेलन में दिखाई दिया है जब चीन बैकफुट पर आ गया और एलएसी पर भारत की बात उसे माननी पड़ी। फिलहाल द्विपक्षीय वार्ता से चीन के साथ दोस्ती के एक नए अध्याय की शुरुआत मानी जा रही है। 2019 में महाबलीपुरम में द्विपक्षीय वार्ता का जो तार टूट गया था वो 5 साल बाद कजान में जुड़ा है, लेकिन थोड़ा हमें संभल कर चलना होगा। चीन की बातों में कितनी सच्चाई है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कहीं चीन की गारंटी वही चाइनीज सामान वाली गारंटी तो नहीं है। हम चीन से पहले भी धोखा खा चुके हैं, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। साल बाद दोस्ती का हाथ, फिर मोदी जिनपिंग एक साथ, पुतिन का इशारा, एलएसी से आगे की बात, बैकफुट पर चीन। ये तस्वीरें देखकर लगता है कहीं ये दोस्ती की गारंटी चाइनीज तो नहीं, क्योंकि 1962 से ही चीन की चालबाजी से हम वाकिफ हैं। गलवान के बाद चीन मुगालते में था कि वही 1962 का भारत है। भारत पंचशील का सिद्धांत लेकर हिंदी चीनी भाई भाई करता रहा और चीन ने गलवान की घाटी से हमला बोल दिया था। लेकिन भारत के ताजा रूप से मतलब पीएम मोदी के नए पंचशील सिद्धांत मतलब नई डिप्लोमेसी से चीन को पता चल चुका है कि भारत अब बदल चुका है। आंख में आंख डालकर बात करता है, न रुकता है न झुकता है। पुतिन के इशारे पर चीन को बात समझ में आई और फिर द्विपक्षीय वार्ता के टेबल पर आ गया। वहीं कुछ आंतरिक वजहें भी हैं जिससे चीन को बैकफुट पर आना पड़ा। चीन में विकास की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। बेतहाशा बढ़ती बेरोजगारी भी एक वजह है। दक्षिण चीन सागर में झड़प को लेकर चीन बेचैन है। वहीं डॉलर के मुकाबले युआन स्वीकार्य नहीं है। ये तमाम वजहें हैं जिससे चीन को अपना रुख बदलना पड़ा। इन सब पर सबसे भारी पड़ती बात यह भी है कि पुतिन का इशारा जो है, मंगलवार को जिस तरह भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता में पुतिन ने पीएम मोदी को लेकर कहा कि हमारे रिश्ते ऐसे हैं कि हमें किसी ट्रांसलेटर की जरूरत ही नहीं है। हमारे इतने रिश्ते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए। इससे भी चीन को बात समझ में आई होगी। बहरहाल भारत चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत एक नए अध्याय की शुरुआत है। तमाम अनसुलझे मुद्दे हैं जिसको सुलझाना बेहद जरूरी है। आपसे मिलकर खुशी है और जैसा आपने कहा 5 साल के बाद हमारी फॉर्मल मीटिंग हो रही है। हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। जाहिर है भारत चीन के बीच गलवान में जो दुश्मनी की जमी बर्फ गल नहीं रही थी वो कजान में दोस्ती का नया सवेरा ले आएगी।
ब्रिक्स सम्मेलन में भारत के लिए अहम हासिल भी है। दुनिया भारत के तेजी से बढ़ते कद को देख रही है। ड्रैगन का बैकफुट पर आना ये तो महज एक शुरुआत भर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत और चीन के संबंधों का क्या ये नया अध्याय है, या जो पुराने अध्याय चले आ रहे हैं उनमें एक नया चैप्टर इसको कहा जाए? बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत की स्थिति और चीन की स्थिति को भी समझना। जैसा आपने रिपोर्ट में देखा कि चीन की स्थिति हाल के दिनों में गड़बड़ाई है, बहुत आंतरिक हालात उसके ऐसे हैं कि वो मजबूर है, और दुनिया की महाशक्ति ज़रूर है चीन, लेकिन अमेरिका, रशिया और चाइना एक पलड़े में होकर भी अभी अमेरिका की ताकत के बराबर दिखाई नहीं पड़ते हैं। और भारत की नज़दीकी जिस तरीके से सभी गुटों में देखने को मिलती है, ख़ासतौर पर अमेरिका के साथ भारत के संबंध जिस तरीके से हाल के दिनों में और मजबूत हुए हैं, उससे ये बहुत स्पष्ट है कि ये बड़ी बड़ी ताकतें भारत को मित्र देश के तौर पर ही देखना चाहती हैं, और बेशक चीन भी उनमें से एक है। डॉक्टर निशाकांत ओझा, जो कि फॉरेन अफेयर्स के जाने माने एक्सपर्ट हैं, कई बार हमारी मदद कर चुके हैं इन मसलों को समझने में, वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। देखिए, दो मोर्चे हैं, बहुत महत्वपूर्ण ये दो मोर्चे रहेंगे, यानी कि सीमा की जो बात कही गई है, हम देखते हैं कि रक्षा के लिहाज से चीन के साथ संबंधों में हमें बहुत एहतियात बरतनी पड़ती है। दूसरा, आर्थिक, आप देखिए जो भी संबंध रहे हो, लेन देन बड़ी तादाद में होता है, तो इन दोनों चीज़ों को समझेंगे। डॉक्टर अंशु जोशी भी मेरे साथ जुड़ रही हैं, इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू, बड़े अच्छे से वो समझाती हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि उनकी एक क्लास और एक लेक्चर आज भी होगा। हमने कॉमन करेंसी पर बात कर ली है, ब्रिक्स पर बात कर ली है, भारत चीन संबंधों पर हम आज की बातचीत करेंगे। डॉक्टर ओझा, मैं शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। डॉक्टर ओझा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि अभी जो कुछ हो रहा है इसको लेकर बड़ा उत्साह बढ़ जाता है, जैसे ही अच्छा लगता है। हम देख रहे थे कि पाकिस्तान भी जब गए थे जयशंकर, तो थोड़ा एक अच्छा एक गुड फील आता है कि चलो कोई तो बर्फ पिघल रही है, जो जिनको दुश्मन दुश्मन कहते रहते हैं इनके साथ हमारे संबंध भी बरकरार हैं। चीन और भारत एग्जैक्टली कहां पर खड़े हैं, और चीन की आंतरिक परेशानियां हैं जिसकी वजह से अभी वो ये कदम आगे बढ़ा रहा है, या फिर वैसे भी वैश्विक स्तर पर भारत एक इस तरह की शक्ति बनकर उभरा है कि चीन हो, रशिया हो, अमेरिका हो, सबको हमारी जरूरत है? नहीं प्रवीण, ये मतलब इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि जो इंडिया की आज भारत की पोजीशन है एक इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक अपने उस मुकाम पे लाके उस देश ने अपने आप को खड़ा कर दिया कि जहां सबको जरूरत है। सब अपनी, अगर चाहे इकोनॉमिकली अगर देखें, स्ट्रेटेजिकली देख लें, पॉलिटिकली देख लें, कोई भी एंगल से अगर देखते हैं तो उनको भारत के साथ अपना संबंध बना के रखना है। चाइना एक बहुत टिपिकल और क्रिटिकल मैटर सब्जेक्ट मैटर है, जिसपे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये इट इज समथिंग कि चाइना कोई भारत के साथ ही नहीं है, चाइना के ऊपर इस समय वेस्टर्न की भी बहुत ज्यादा निगाह है। जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है, देखिए अब ब्लॉक्स बने यहाँ पर, अगर सेवरल सुपर पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं। अगर आप बात करते हैं, वेस्टर्न ब्लॉक बना आपका यूएस, नेटो और ईयू है। उसी तरह ब्रिक्स बना, ब्रिक्स के बाद चाइना रशिया पार्टनरशिप का बना, उसके बाद क्वाड बन गया, उसके बाद एशियान बन गया। तो अगर आप इन सबको देखें तो कहीं ना कहीं इनको जो ये कॉरिडोर्स और ब्लॉक्स बन रहे हैं, इनकी ना कोई एक स्ट्रेटेजिक रीजंस है। अगर आप यूएस को देखते हैं, यूएस ब्रिक्स में नहीं घुस पाया, लेकिन उसने क्वाड में अपनी प्रेजेंस बनाई और इंडियो पैसिफिक रीजन से उसको कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जहां तक ब्रिक्स की जरूरत है, ब्रिक्स को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत थी, इसलिए जैसे ब्रिक्स ने अभी किया। अब रही बात चाइना की, तो अगर हम बात करते हैं ये जो सिचुएशन अभी, मतलब जो जिस तरह से इसको आफ्टर गलवान का जो इशू हुआ, उसके बाद ये जो ओवरऑल मीटिंग हुई, ये एक तरह से एक फाउंडेशन है बेसिकली जो टेंशन्स को रिलीज करने के लिए। और जहां तक अगर हम बात करते हैं जो डीप रूट बेसिकली स्ट्रेटेजिक इश्यूज हैं, वो मुझे नहीं लग रहा है एज एन ओवरऑल एनालिसिस मुझे करके कि इससे, इस पर्टिकुलर टॉक से या इस पर्टिकुलर जो एक ये चीन ने इसको एक्सेस दी कि हम इस पे बात करेंगे, मिलिट्रीज को लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पे पेट्रोलिंग के लिए मान गया, तो उससे जो डीप रूट स्ट्रेटेजिक की इश्यूज हैं वो नहीं मुझे लग रहा है कि इतनी जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। और इम्प्लीमेंटेशन जो रहेगी उसकी तो वी हैव टू सी द लास्टिंग इंप्रूवमेंट, वो देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। जैसे आपने बताया कि वी कैन नॉट रिलाई ऑन द ड्रैगन्स,
लेकिन जहां तक प्रॉस एंड कॉन्स की अगर आप बात करते हैं इस पर्टिकुलर इश्यू की, ये स्ट्रैटेजिकली है, क्योंकि 3 बार से लगातार हमारे प्राइम मिनिस्टर और चाइना के प्रेसिडेंट की आपस में बात हो रही थी, लेकिन ये अभी जाके जो एक्चुअल ये रियलिटी में कन्वर्ट हुआ, जिसपे जयशंकर ने बोला, आई रियली अप्रिशिएट दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट कि पेशेंस डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो पेशेंस रखना चाहिए और स्ट्रैटेजिकली बैकडोर डिप्लोमेसी पे वो काम करते हैं। इनफैक्ट मैं उनसे मिला भी था, तो उन्होंने ये जो चीजें थी, इज अ वेरी पेशेंस गाय। और जहां तक हम इसकी बात करते हैं, जैसे कमिटमेंट टू डी एस्केलेशन है, बेसिकली दोनों लीडर्स ने एक्सेप्ट किया लाइन ऑफ एक्चुअल जो कंट्रोल है उसको स्टेबलाइज करने के लिए। फिर रिफॉर्मिंग पीस टॉक पे भी बात हो रही है कि किस तरह से मेंटेनिंग पीस एट द बॉर्डर किया जाए। देन रीजनल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स के फोकस की बात हो रही है। लेकिन इसके जो निगेटिव पॉइंट्स हैं अगर वो देखें तो ये बेसिकली लिमिटेड इमीडिएट रिजल्ट्स हैं इसके। बेसिकली नो फॉर्मल एग्रीमेंट तो हुआ नहीं है, वर्ड्स टू माउथ है सारी चीजें। और बेसिकली इसकी जो प्रोग्रेस है हिंजिंग ऑन द, मैं समझ गया आपकी इस बात को, मैं थोड़ा और आगे बढ़ाऊंगा, आप भी उस पर विचार रखिएगा अगर मुझे ये बात ठीक से समझ में आई। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, आप मुझे तब तक ये बताएं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि रक्षा एक बहुत बड़ा बिंदु होता है जब भी हम चीन और भारत के संबंधों की बात करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक समझौता, और हम जानते हैं चीन के साथ तो कोई समझौता हो जाए, और जैसा डॉक्टर ओझा कह रहे हैं अगर लिखित में भी हो जाए तब भी कोई भरोसा करे ना करे, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय रहता है चीन पर। लेकिन क्या चीन अभी इतनी बड़ी मुसीबतों में है कि इन सारी चीज़ों को, ये जो उसकी योजनाएं हैं, इनको थोड़ा किनारे किए हुए है? देखिए, चीन में जो कुछ होता है उसमें शी जिनपिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन वो कुछ करने के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से उनके जो शीर्ष लीडर्स हैं उनसे बात करते हैं। चाइनीज पोलिट ब्यूरो भी शी जिनपिंग के जो डिसीजन हैं उनको काफी हद तक कंट्रोल करती है। अभी चाइना जो है वो अपना पूरा ध्यान ताइवान की तरफ रखना चाहता है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, पोलिट ब्यूरो, शी जिनपिंग खुद बहुत महत्वाकांक्षी हैं। उनको एक लक्ष्य सिर्फ मात्र नजर आ रहा है, वो है ताइवान, 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 ताइवान के अलावा कुछ नहीं। और उनको मालूम है कि ताइवान को हासिल करने में कौन उनको रोक सकता है? सिर्फ अमेरिका, सिर्फ अमेरिका, सिर्फ अमेरिका। इसीलिए फिलहाल चीन कोशिश करके अपने संबंध बाकी देशों से, जैसे भारत जैसे देशों से भी इस तरह के रखेगा कि अगर चीन कल ताइवान पर छलांग मार दे तो भारत का इस्तेमाल अमेरिका चीन के विरुद्ध बिहाइंड द बैक ना कर देख सके। देखिए, अगर चीन का ड्रैगन ताइवान की तरफ अपना मुंह मोड़ता है तो उसकी पूंछ तिब्बत की तरफ हो जाएगी, और उसके पूंछ का जो अंत भाग है वो अक्साई चीन की तरफ आ जाएगा। चीन चाहता है कि ड्रैगन के पीठ पीछे भारत या अमेरिका कोई शरारत ना कर पाए। तो उसकी चालबाजी तो नहीं कहूंगा, लेकिन उसकी कूटनीति का हिस्सा है कि फिलहाल वो भारत को प्रत्यक्ष रूप से एक शत्रु के हिसाब से डेवलप नहीं करना चाहता। एक और चीज बता दूं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। पुतिन से लगातार पिछले 1 महीने से, क्योंकि ब्रिक्स का समिट था, इसके पहले एससीओ का समिट था, पुतिन के ऊपर की तरफ से लगातार चीन के ऊपर दबाव आ रहा था कि एससीओ की मीटिंग में या ब्रिक्स की मीटिंग के दौरान वो माहौल को थोड़ा सौहार्दपूर्ण बनाए। और बड़े बड़े मेंबर कौन है? भारत, चीन, रूस, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका वहां पर है, दूसरे देश वहां पर है, ब्राजील वहां पर है। लेकिन पुतिन चाहते थे कि जब सब लोग कजान में मिले तो जरा दिल के अंदर से गर्मजोशी से हाथ मिलाएं, जब एक दूसरे से गले मिले तो एक स्वाभाविक मुस्कान चेहरे पर दिखाई दे। तो पुतिन का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत और चीन को एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे की तरफ बढ़ाने में। जी, उनको अपनी सफलता भी दिखानी, ठीक कहा आपने। वो ये चाहते हैं कि कजान में, देखिए इतने देश जुट गए, वो भी तब जब अमेरिका ने तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं, इसके बावजूद हमने तमाम देशों को बुलाया, इस तरह की बैठकें करा रहे हैं, और 2 देश जिनके बीच में तनातनी चलती है उनके अच्छे बिल्कुल ठीक पॉइंट है आपका, ये महत्वपूर्ण बिंदु भी है। और डॉक्टर अंशु, अगर अब हम आपको सुन पाएँ तो मैं वही जानना चाहूँगा जो डॉक्टर ओझा ने जहाँ बात को छोड़ा था, और कुछ देवनाथ जी उस तरफ बात को ले भी गए हैं।
अमेरिका का डर और फिर ये मंच सजा है, और भारत का तो स्पष्ट रुख रहा है। वो तो यूक्रेन भी, रशिया भी, अमेरिका भी, इजराइल भी, फिलिस्तीन भी, सबके साथ में ठीक ठाक संबंध रखने ये हमारी प्राथमिकता रहती है, क्योंकि हम शांति को महत्वपूर्ण मानते हैं। लेकिन ये अमेरिका के डर की वजह से मंच सजा है, और क्या चाइना जो है वो ये एक अनौपचारिक मुलाकात ही मानी जाए? बेशक औपचारिक है ये मुलाकात, लेकिन ऐसा कुछ महत्वपूर्ण नहीं है कि बहुत स्ट्रैटेजिकल हो। नहीं, मेरे विचार से महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो औपचारिक इस प्रकार के मंच हैं या दूसरे मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म्स हैं, देखिए इसके पहले G20 का समिट हुआ, एससीओ का समिट हुआ। एससीओ में चीन की एक बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, जैसे ब्रिक्स में है, और एससीओ की जो मेजबानी थी वो भारत के ही पास थी। लेकिन एससीओ के प्लेटफॉर्म से तो उल्टा हुआ कि जब डिफेंस मिनिस्टर्स मीट हुई तो उसमें राजनाथ सिंह जी ने दो टूक चीन को सुनाई थी कि जब तक चीन हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान नहीं करता, तब तक भारत और चीन के बीच में किसी प्रकार की कोई बातचीत संभव नहीं है। इसी प्रकार की बातें माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी समय समय पर की जाती रही, और इसी प्रकार की बात डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा भी की गई। तो अभी कजान में अचानक से क्या हुआ, तो चीन ने जो ये घोषणा की ना कि हम ये जो डेप्सोंग और डेमचौक से पीछे पेट्रोलिंग पॉइंट पे 2020 से पहले की स्थितियों को बहाल करेंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं मित्रता तो नहीं कहूंगी, लेकिन जो संबंधों में बर्फ जमी हुई है उसको कहीं एक ये थौ की ओर ले जाने के लिए चीन ने यह प्रयास किया। और फिर भारत तो एक ऐसा देश है कि आप यदि एक हाथ बढ़ाएंगे तो फिर हम दो हाथ बढ़ा करके आगे आएंगे। पर मैं बहुत प्रेग्मेटिक तरीके से, प्रवीण जी, बहुत यथार्थवादी दृष्टिकोण से इस पूरी मुलाकात को देख रही हूं। अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें सोच लेना या बहुत आशावादी हो जाना या ये सोच लेना कि संबंध सामान्य हो गए, तो फिर ये मुझे लगता है कि ये बहुत यूटोपियन होगा, क्योंकि इसके पहले का एक इतिहास रहा है। जब जब हमने चीन पर भरोसा किया है, चीन ने हमारे ऊपर पीछे से वार किया है। इसलिए चीन के साथ में बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है भारत का। जब हम रूस भारत संबंधों को देखते हैं तो ट्रस्ट की एक बुनियाद है जिस पे ये रिश्ता बना हुआ है, भारत रूस संबंधों का। इसके बिल्कुल विपरीत जब आप भारत और चीन को देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट दोनों देशों के बीच में है, और भारत को चीन की जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जरूरत आज की तारीख में चीन को भारत की है। इसलिए मुझे लगता है कि कजान एक ऐसी जगह थी जहां रशिया बैठा हुआ था, चीन का बड़ा भाई, फिर मंच भी ब्रिक्स का था, फिर कुछ पुतिन की भी वाहवाही हो जाती। तो मुझे लगता है कि ये इस प्रकार का एक अचानक से माहौल बना, एक घोषणा की गई और ये वार्तालाप हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज ब्रिक्स को भी जब संबोधित किया तो अपने संबोधन में बहुत स्पष्ट किया है कि आतंकवाद के लिए या अग्रेशन के लिए या अलगाववाद के लिए या इस प्रकार की जितनी भी स्थितियां हैं जो किसी भी देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर प्रहार करती हैं, उससे भारत एकदम एक अलग दृष्टिकोण रखता है, और भारत बिल्कुल समर्थन नहीं करता इस तरह की विचारधाराओं या इस तरह के एक्शंस का। और एक और पॉइंट जोड़ देना चाहती हूँ, चीन ना वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी 2010 के बाद से खेल रहा है, मतलब एक अग्रेसर देश के रूप में पूरे विश्व के सामने आया है। तो आज की तारीख में ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी की वजह से ना चीन की जो इमेज है प्रवीण जी, वो वैश्विक स्तर पर बहुत खराब हो गई है। तो यहाँ ना कोई अमेरिका या कोई पश्चिमी देश या इधर रशिया, मुझे लगता है कि चीन को अब ये दिख रहा है कि आंतरिक स्तर पर भी बहुत सारी चुनौतियां हैं और वैश्विक स्तर पर तो अपनी इमेज खराब कर ही चुके। तो मुझे लगता है कि शायद इसलिए कुछ स्थितियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ओझा, ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है ना, इस पर हम देखते हैं कई आर्टिकल, कई एक्सप्लेनेशंस आ जाते हैं। ये इतना सहज नहीं होता है, ये सारी चीजें चल भी रही हैं। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई जिसको दुश्मन देश समझते हैं उससे बिल्कुल हथियार ही तने हो। चीन और हमारा जो व्यावसायिक संबंध है, व्यापारिक संबंध है, वो तो उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है। कभी कभी इससे पहले भी, मुलाकातों से पहले भी बढ़ रहा है, वो इंटरडिपेंडेंसी बनी हुई है। ये संबंध थोड़ा सा समझाइए कि चीन और भारत, बेशक आप कुछ भी बैठ के समझते हो सीमा विवाद की वजह से, लेकिन बाकी चीजों में कोई खलल नहीं आता है। प्रवीण, बिल्कुल ये फैक्ट है और इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि चाइना एक इस ऐसे मुकाम पे है कि जहां पर कई देशों की इंटरडिपेंडेंसी इकोनॉमी बनी हुई है आपस में। वहां पर जहां तक इंडिया का भी अच्छा खासा ट्रेड चाइना के साथ हो रहा था। ये 2020 में जब बेसिकली जो टेंशन इवेल्युएट हुआ गलवान वैली वाला, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने वहां पर काफी जो चाइनीज फर्म्स थी उनको बंद कर दिया। उसके बाद वीजा इश्यूज आ गए, उन्होंने वीजा देना बंद कर दिया, इवन डिप्लोमेट्स को भी भेजा गया है यहाँ से। तो वो थोड़ा सा टेंशन काफी इवेल्युएट हो गया था। लेकिन उसके बाद भी अगर आप देखें तो जो हमारा एक रिलेशन, जो मल्टीलेटरल कॉपरेशन चल रहा था ट्रेड, एनर्जी और डिफरेंट अदर सेक्टर्स में, वो चला आ रहा था। तो ये जो मुझे नहीं पता कि इसमें बेसिकली एज एन डिफेंस में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि बॉर्डर एरिया पे क्या ईज मिलेगा इस पे,
क्योंकि वहां पर अभी एज ऑन डेट आज भी वहां पर सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर 1000 ऑफ ट्रूप्स डिप्लॉयड है, और वहां पर स्ट्रैटेजिकली दोनों तरफ से काम चल रहा है। इंडो से हमारी तरफ से भी काम चल रहा है, वहां से भी काम चल रहा है, और दोनों देश अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम तत्पर है वहां पर हर लेवल पे। जहां तक मुझे लग रहा है कि जो ट्रेड है, ट्रेड में हाँ बेसिकली इस स्टेटमेंट के बाद थोड़ा सा ईज आएगा, और जो एक हमारी जो ट्रेड रिलेशनशिप चल रही थी वो है। अब जैसे यूएस की बात कर दे, यूएस के जिस तरह से हमारा ये बहुत मतलब हमारा राइवल ही एक तरीके से, उसी तरह यूएस का भी राइवल है। तो मैं एक बात कर रहा था तो वहां पर उन्होंने बोला कि एक थिंक टैंक है, तो उन्होंने मुझे यही सीधे बोला कि हमारे लिए यूएस का थिंक टैंक कि हमारे लिए हिजबुल्ला नहीं प्रॉब्लम है, हमारे लिए हमास नहीं प्रॉब्लम, हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना है। तो और वो आपका भी प्रॉब्लम है चाइना। तो इट शोज कि ये डिपेंडेंसी। जहां तक रशिया की बात करता हूं मैं 2007 से देख रहा हूं इसको, रशिया के साथ और चाइना के साथ बहुत ही स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। When we are talking about strategic, it talks about the defense, military and strategic portions also. रशिया क्या करता है कि रशिया बेसिकली मेंटेन अ वेरी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप विद बोथ इंडिया एंड चाइना, मेकिंग, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी चाइना ही एक तरह से चला रहा है वहां पर, और इट इज रशिया के लिए एक देश को फेवर करना और दूसरे देश को अनफेवर करना, इसके लिए बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन जाता है और एक बायलैटरल टेंशन बन जाता है। तो एज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ ब्रिक्स, जैसा अंजू जी ने बताया कि ये बेसिकली एक तरीके की बैलेंस अप्रोच और एक डिप्लोमेसी इश्यूज है कि चाइना ने रशिया ने लीड किया और उसको एक मैसेज कन्वे करवाया जिसकी वजह से एक उसकी वाहवाही हो जाए, उसका एक स्ट्रॉन्ग फुट हो जाए, और बेसिकली एक दोनों तरफ से वो अपने आप को बैलेंस कर सके। तो ये मुझे ऐसा अगर आप देखते हैं आज के समय में, अभी जनवरी 2024 के बाद उन्होंने और कंट्रीज को भी इनवाइट कर लिया ब्रिक्स में, जो फाउंडिंग मेंबर्स थे। उसमें ईरान भी आ गया, यूएई भी आ गया, इथियोपिया भी आ गया, सऊदी अरेबिया भी आ गया, जो कि ये ऑलरेडी न किसी सुपर ब्लॉक्स के मेंबर्स हैं। तो ये रशिया को भी देखना पड़ेगा। मैंने इस पर बातचीत करते हुए एक मुझे याद है कि भारत का सवाल में ही हम बात कर रहे थे, तो इस पर वो था इतने सारे गुट बनते जा रहे हैं अलग अलग, वो G7 G20 छोड़िए, अब तो उसके बाद में क्वाड बन गया, सार्क के, आसियान की, और अभी फिर हम देख रहे हैं कि यहाँ ब्रिक्स की बैठक हो रही है। दनादन मैं देख रहा हूँ कि ग्रुपिंग जो है वो चल रही है, और देखिए हमारे साथ भी ये, हमारे साथ भी, हमारे साथ इतने देश खड़े हैं, इसकी एक जद्दोजहद चल रही है। डॉक्टर अंशु से इस पर बात करूंगा, लेकिन क्योंकि ब्रेक पर जाऊं उससे पहले देवनाथ जी, आप थोड़ा सा, जो रक्षा के बारे में अभी एक टिप्पणी हुई, डॉक्टर ओझा ने कहा, आपने कहा कि तिब्बत की तरफ ड्रैगन की पूंछ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वो उसको पिक्चराइज भी कर पा रहे थे हम, और उधर ताइवान पर पूरा फोकस कर रखा है। ये जो LAC वाला विवाद है और चाइना का जो भारत के ऊपर, भारत को तनाव में रखने की उसकी एक जो रणनीति रही विस्तारवादी नीति में, वो अभी किस स्तर पर है? और हम तो यहां देखते हैं आंतरिक राजनीति में, अरे चीन ने कब्जा लिया है, चीन तो घर में घुसाया है, इस तरह के भी आरोप विपक्ष की तरफ से कई। एग्जैक्ट स्थिति अभी क्या बनी हुई है, और वर्तमान बातचीत के बाद आपको क्या लगता है कि इसमें क्या परिवर्तन आ सकते हैं? देखिए, फर्क सबसे बड़ा ये आया है पिछले 48 घंटे में कि उभय पक्ष जो है, जहां जहां भी स्थिति तनावपूर्ण थी, फौजी भाषा में मतलब जहां जहां हम उनको डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, या कुछ जगह पर वो हमें डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे, वो कोशिश से दोनों पक्ष पीछे आ रहे हैं। डी एस्केलेशन अंग्रेजी शब्द है, जिसको कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि तनाव को कम करना। इसके बाद अगली जो उपलब्धि होगी वो क्या है कि अगले आने वाले कुछ हफ्तों में डेफिनेटली ऊंची ऊंची जगह पर बर्फ गिरने के पहले डिसएंगेजमेंट, यानी हमारे जो लीदल वेपन्स हैं, देखिए इन्फेंट्री जब सामने जाती है तो हल्के हथियार के साथ जाती है, भारी हथियार के साथ जाती है। तो ऊंची ऊंची दर्रों पर बर्फ करने के पहले डिसएंगेजमेंट के तहत जो लीदल वेपन्स हैं, हैवी मोटर्स, लॉन्ग रेंज तोपें, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, इनको पीछे खींचकर इनको हेडक्वार्टर की तरफ ले आएंगे, उनको उनके ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, जिसको हम फॉर्म अप बोलते, FUP बोलते हैं, फॉर्म अप पॉइंट, वहां से पीछे ले आएंगे। दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जब मोल्दो में होगी तो आप देखें कि दोनों जो पक्ष हैं वो शायद एक दूसरे को कुछ ज्यादा रियायतें देने की कोशिश करेंगे। हाँ डॉक्टर अंशु, मैं आप ही के पास अब आना चाहूंगा, जो बातचीत जहां पर छूटी थी कि ये बहुत सारे, हमने थोड़ा सा इस पर बात की भी थी
कि अब हम देख रहे हैं सार्क है, ब्रिक्स है, अभी तो बच्चों का जो जनरल नॉलेज का पेपर है उसमें ये बढ़ते जा रहे हैं, और फिर कौन कौन से देश हैं, और फिर जब तक वो देश होते हैं तो बदल जाते हैं, पहले जैसी स्थिति नहीं है। यहाँ तो आमंत्रण का दौर भी जारी है कि और आओ 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 आओ, सबको बुलाया जा रहा है, भीड़ इकट्ठी की जा रही है, ताकत दिखाई। ये क्या स्थिति बन रही है, और फिर ऐसे में इन गुटों का, इन पक्षों का क्या महत्व रह जाता है? फिर तो ये लगेगा कि मतलब का है, सब अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं इसलिए मंच सजा रहे हैं। देखिए, गुट में और अंतरराष्ट्रीय संगठनों में और ऐसे मंचों में अंतर है। तो एक आप अभी अपने मन में, दिमाग में एक हॉरिजॉन्टल लेयर्स आप बना लीजिए और कुछ वर्टिकल लेयर्स बना लीजिए। तो अब ये जो हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं ये है थीम्स। तो जैसे कुछ जो ऐसे मंच हैं जो आर्थिक उद्देश्यों को लेकर के बने हैं, कुछ ऐसे हैं जो मिलिट्री उद्देश्यों को लेकर के बने हैं जैसे नाटो या ऑकस, कुछ ऐसे हैं जो विशिष्ट सामरिक उद्देश्यों को लेकर के बने हैं और विशिष्ट क्षेत्र के लिए जैसे क्वाड। तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल लेयर्स है ये थीम्स है, ये उद्देश्य है प्रवीण जी। और आपकी जो वर्टिकल लेयर्स है ना ये क्षेत्र है। तो एक जैसे ओवरऑल हम देखते हैं वैश्विक स्वभाव का, वैश्विक स्तर का एक मंच क्या है या संगठन क्या है, तो वो यूनाइटेड नेशंस है। लेकिन अब आप देखिए एक आसियान भी है, एक सार्क भी है, एक क्वाड भी है ना, एक ये ब्रिक्स भी है, एक एससीओ भी है, एक G20 भी है, एक I2U2 भी है। अच्छा, इसमें कुछ शुद्ध क्षेत्रीय संगठन है जैसे कि आसियान, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी संगठन हैं जैसे कि ब्रिक्स, जैसे कि G20, जैसे कि एससीओ, जिसमें पूरी दुनिया भर के देश जुड़े हुए हैं। तो वहां पर हमको हॉरिजॉन्टली इनके क्या लक्ष्य हैं वहां से हमें इनको आइडेंटिफाई करना होगा। तो पहली बात तो ये लॉबीज नहीं है। देखिए प्रवीण जी, ये अलग अलग संगठन है, अलग अलग मंच हैं, अलग अलग उद्देश्यों से बने हुए हैं। अब हो क्या रहा है आज की तारीख में कि विश्व है बहुध्रुवीय। तो हर किसी को लग रहा है कि हर एक मंच पर किसी न किसी देश का या कुछ देशों का दबदबा है। तो उन्हें लगता है कि अपनी शक्ति का विस्तार बस कैसे मैं किया ये जाए। थोड़ा सा इसमें एक चीज ऐड करके मैं चाहता हूं कि इसको फिर आप और एक्सप्लेन करें। जैसे कि हाँ। उदाहरण के लिए इजराइल जो है उसने अब कोशिश करी आसपास के देशों के साथ अच्छे संबंध हो, ईरान को ये पसंद नहीं आ रहा था, अब्राहम अकॉर्ड, इसकी बात डॉक्टर ओझा काफी करते हैं, ये भी एक प्रयास हुआ। देखिए वहां पर वो एक संबंधों को आगे बढ़ाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। इसी तरीके से ये जो प्रयास हो रहे हैं ये भी अमेरिका जैसी ताकतों को बहुत पसंद नहीं आ रहे होंगे। तो ऐसे में इनका महत्व और इनकी स्टेबिलिटी क्या रह जाती, ये भी थोड़ा सा मैं समझना चाह रहा था। देखिए, जो ये प्रतिष्ठित मंच है ये तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, और फिर हम जो ये पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं ना कि अमेरिका को पसंद नहीं आ रहा है या अमेरिका को डर लग रहा है या चीन को डर लग रहा है, ये सब देश हैं, इनकी अपनी एक शक्ति है, इनकी से अपने जुड़े हुए लोग हैं। इसका भी मैं इसी दूसरे बिंदु पे आना चाह रही थी। अभी जो अलग अलग संगठन है ना प्रवीण जी, अब ये बायलैटरल्स और मल्टीलैटरल्स के बीच में देश कैसे अपने आप को सिक्योर करते हैं, अपने नेशनल इंटरेस्ट्स को सिक्योर करते हैं, मैं उदाहरण देती जाऊंगी, मैं इसमें थ्योरेटिकली नहीं एक्सप्लेन करूंगी। भारत के अमेरिका के साथ बहुत अच्छे संबंध है, भारत के रशिया के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आप देखिए कि ये एक राजनीति की ऐसी बिसात है जहां पर इस प्रकार की स्थिति है। भारत के इजराइल के साथ बहुत अच्छे संबंध है। कोई मुझसे पूछता है कि ऐसा कौन सा देश है जो हमारे दुख सुख में हमेशा खड़ा रहा हमारे साथ, मैं हमेशा रशिया से पहले इजराइल का उदाहरण देती हूँ। इजराइल वो देश है। लेकिन देखिए, पैलेस्टीन को हम उन पहले देशों में से थे जिन्होंने मान्यता दी, और हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक पॉइंट है, हमने पैलेस्टीन को मान्यता दे रखी है ना। फिर इधर देखिए आप कि चीन का रशिया नेचुरल अलाई है, रशिया और हम नेचुरल अलाई है, लेकिन चीन और हमारे बीच के बायलैटरल्स कैसे हैं? तो ये एक बड़ी रोचक और बहुत जटिल बिसात है। बायलैटरली अच्छे हो सकते हैं, मल्टीलैटरली खराब संबंध, मल्टीलैटरली खराब हो सकते हैं, बायलैटरल्स अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीलैटरल लेवल पर जाकर मान लीजिए क्लाइमेट चेंज कंटेनमेंट को लेकर के, कार्बन कट करने को लेकर के कुछ ऐसा किसी देश को ऑब्जेक्टिव मिल गया या ऐसा लक्ष्य मिल गया जो वो पूरा नहीं कर सकता है, तो वहां बात बिगड़ जाएगी। तो ये जब स्थितियां बनती है, अब यदि आप ये सोचिए कि चीन और भारत के बीच सीधा सीधा युद्ध या विवाद हो जाए, तो कई लोग पूछते हैं कि फिर रशिया क्या करेगा। तो मैं हमेशा ये उत्तर देती हूँ कि रशिया एक न्यूट्रल स्टैंड लेगा, क्योंकि एक तरफ चीन उसका नेचुरल अलाय है, एक तरफ भारत उसका नेचुरल अलाय है। तो ये जो इस प्रकार की स्थितियां हैं उसमें हम एक व्यक्ति के तौर पर एक देश को ना देखें प्रवीण जी, क्योंकि बहुत बड़े स्टेक्स हैं इन देशों के, इनकी शक्ति इनसे जुड़ी हुई है, इनकी कमजोरियां इनसे जुड़ी हुई है, और इनके कुछ नेशनल इंटरेस्ट हैं
उन नेशनल हाँ, इंटरेस्ट जैसा अभी पिछले सवाल के जवाब में बात हो ही रही थी कि भारत और चीन के बीच में इससे पहले तनाव के बावजूद हमारा व्यवसाय जो है वो उत्तरोत्तर वृद्धि ही करता गया है और वो चलता रहता है, जबकि सीमा पर तनाव बना हुआ था, गंभीर स्थितियां बनी हुई थी। और डॉक्टर ओझा ने बताया भी कि कैसे बीच में डिप्लोमेट्स को भेजना हो, वीजा पर बैन हो, जैसी कुछ चीजें हुई। डॉक्टर ओझा, ये जो मंच बने हैं इनमें आप क्या देखते हैं कि ये पहले से ज्यादा अब इनका बनना हो शुरू हो गया है? संभावित अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां क्या बनेंगी, चाहे वो युद्ध के स्तर पर हो, व्यवसाय के स्तर पर हो, इनको ध्यान में रखकर ये मंच सजाए जा रहे हैं, क्या ऐसा माना जाए? मैंने पहले भी प्रवीण बताया था आपको कि जो ये सुपर पावर ब्लॉक्स बन रहे हैं ये बेसिकली एक रीजन के लिए बनते हैं। आप इसको शेप कुछ भी दे सकते हो, आप इसको दे सकते हो कि क्लाइमेटिक पर्पस के लिए बन रहा है, ट्रेड के लिए बन रहा है, सिक्योरिटी के लिए बन रहा है, टेररिज्म के लिए बन रहा है, इट यू कैन नेम एनीथिंग। लेकिन अगर आप उनकी ओरिजिनली जेनिस में जाते हो, ये बेसिकली एक स्ट्रेटजिक पर्पस के लिए बना जाता है। मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो कि ऑन रिकॉर्ड अभी आया नहीं है। रशिया ने इंडिया को अप्रोच किया कि हम अपना एक जॉइंट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंसोर्टियम बनाते हैं कैरेबियन आइलैंड के साथ लेके। तो मतलब आप कहां इंडिया, कहां रशिया और कहां कैरेबियन आइलैंड। वो बोला कि हम ट्राइंगल, आई एम गिविंग यू फैक्चुअल क्योंकि वो मेरे सामने पेपर आया हुआ था और हमने उस पर शुरुआत भी करी थी थोड़ी। तो ये जो एक रीजन होता है, जब हमारे तरफ मैं आपको बताता हूँ प्रैक्टिकल एग्जांपल, जब ये इट्स अ टीवी, पीपल शुड नो ऑल्सो। जब मैं एडवाइजर था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, मुझे बनाया गया था मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया के लिए। तो वहां पर जब मैंने इसको स्टार्ट किया तो वहां सबसे पहले ऑब्जेक्शन आया मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्री से कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। क्योंकि इंडिया और पेरिस इसका फाउंडिंग मेंबर था, फ्रांस। तो ये बोला गया कि ये एक पॉलिटिकल स्टैंड है कि इसी की जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन इरना ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में एग्जिस्ट करती है आज 15 साल से। तो इसको किस लिए बनाया जा रहा है? हम तो नहीं जाएंगे वहां पर। ये बेसिकली एक कॉन्जुगेट बनाने का तरीका, एक ब्लॉकिंग करने का तरीका चल रहा है। तो जहां तक मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जिट इज नॉट ऑन द बुक्स और एनीवेयर बिकॉज आई वॉज अ पार्ट। तो वेस्टर्न ब्लॉक जैसे आप बना रहे हैं, ब्रिक्स बना रहे हैं, चाइना रशिया, अब क्वाड बनाया गया, उसके बाद उसका एक डमी बना दिया गया और न्यू क्वाड बना दिया गया उसी के अंदर। तो वो देखिए आप कहां से एशियान बनाया गया, ब्रिक्स में अब ईरान आ गया, उसके बाद आपका देखिए अर्जेंटीना आ गया, उसके बाद इजिप्ट आ गया, सऊदी अरेबिया आ गया। तो ब्रिक्स की तो डेफिनेशन ही पूरी चेंज होती जा रही है। इसलिए चेंज हो रही है कि डिपेंडेंसी और बेसिकली स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल स्फीयर चेंज हो रहा है। आज के समय में जो ब्लॉक्स बन रहे हैं, रशिया को ये समझ में आ गया कि अगर मुझे, क्योंकि रशिया इज ट्राइंग टू हैव अ गुड फुटप्रिंट्स ऑन द मिडिल ईस्ट एंड वेस्ट एशिया एज ऑन नाउ। चाइना का झुकाव बन रहा है, चाइना उसके साथ हमेशा से स्ट्रेटेजिक पार्टनर रहा है, ये मैं हमेशा से बोलता है। मैं पिछले 15 साल से तो मैं जानता हूं कि डिफेंस के टाई अप्स उसके साथ चल रहे हैं। तो इंडिया और वो जो मतलब रशिया का जो अप्रोच है वो उन्होंने जैसे बताया कि ये न्यूट्रल रहेगा, कभी भी वो कुछ नहीं अप्रोच करेगा, वो अपने रिक्वायरमेंट को सफाइस करेगा बेसिकली। लेकिन ये ब्लॉक्स जो हैं ये बहुत एक्टिवली, ये एक तरह से यू कैन से इट इज जस्ट लाइक अ हिडन और शैडो वेपन विच इज बीइंग क्रिएटेड टू यूज इट फॉर अ मैलिफाइड फंक्शन और ऑब्जेक्टिव। ये सब के पीछे कोई ना कोई एक रीजन है। नहीं, ये इसको शेप इस तरह नहीं है दिया। हम देखते हैं यूएन को लेकर भी अभी इजराइल ने एंट्री पर बैन लगा दिया, भैया आपने बयान नहीं दिया। यूएन पहले बड़ा सुनते थे, यूएन में परमानेंट हो जाए इसके लिए बड़ी जद्दोजहद हम सुनते थे। आजकल धीरे धीरे वो डिफ्यूज हो रहा है। ये वैसे ही हो गया जैसे, ये ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, इसको कंपेयर किया जाए ना किया जाए, कि एक अवार्ड शुरू हुआ कोई फिल्मों का, फिर देखा तो पीछे पीछे 5-6 अवार्ड और शुरू हो गए। वो बड़ा अवार्ड है, वो छोटा अवार्ड है, और एक के बाद एक ब्रांडिंग होती चली गई कि भाई तुमसे ही क्यों ले, हम तो कहीं से भी ले सकते हैं। तो इस तरह के संगठन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई हम किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं है, हम देखिए हमने अपना एक समूह बना रखा है। और देवनाथ जी मुझे ये बताइए कि क्या, जी कुछ आप कह रहे हैं डॉक्टर ओझा जी? हाँ, स्ट्रेटेजिकली अगर देखें तो ये एक तरह से ये नेसेसिटी भी बन गई है। अगर आपको यूएस का वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को खत्म करना है तो उसके तर्ज पे आपको एक अपना ये बनाना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली। अब अगर आज मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लीजिए मैं एयरक्राफ्ट बनाता हूं एशियन कंट्रीज में, उस एशियन कंट्रीज में एयरक्राफ्ट बनता है लेकिन उसकी स्टैंडर्डाइजेशन सर्टिफिकेट मुझे आज भी यूएस से लेना पड़ता है। उड़ेगा मेरे क्षेत्र में, बनाऊंगा मैं, पार्ट्स मेरा, लेकिन उसका जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं देगा मैं उसको मोबिलाइज नहीं कर सकता, फ्लाई नहीं कर सकता। तो ये जो अप्रोच है ये बेसिकली नेसेसिटी है। और जिस तरह से रशिया, क्योंकि रशिया की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही
क्रिप्टिक रहती है, बड़ी एक लाइन स्ट्रांग में रहती बोले है। तो मोनोपोली, दादागिरी तोड़ने का एक प्रयास, एक लाइन में। और मुझे अच्छा लगा कि डॉक्टर अंशु और आपका, हालांकि बहुत एक साथ जा रहा है, लेकिन एक थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट मुझे समझ में आए दोनों के, लेकिन मैं उस पर आऊंगा, बात करूंगा। उससे पहले देवनाथ जी, अगर स्ट्रैटेजिकली देखा जाए तो रक्षा के क्षेत्र में ये जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसमें जो मैंने एक सवाल पूछा था डॉक्टर ओझा से कि आशंकित करने वाले या कुछ ऐसी आशंकाओं हो कि भविष्य में ये तनाव बन सकता है, इसलिए इस तरह की स्थितियां कुछ बनी रहनी चाहिए। भारत लगभग आपको तमाम मंचों पर दिखाई देता है, तो स्ट्रैटेजिकली रक्षा के मामले में हम किस स्तर पर आज की स्थिति में खड़े हैं? खासतौर पर हमें पता है, आइडेंटिफाइड हैं कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनको हम कथित तौर पर अपना दुश्मन देश कह सकते हैं, हालांकि वो अभी दोस्तों की तरह ही उनसे बात हो रही है। जी हाँ, रक्षा के मामले में भारत ने अभी तक किसी भी आइडेंटिफाइबल ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है। हम चाहे क्वाड का नाम ले लें, एक्सियो का नाम ले लें, ब्रिक्स का नाम ले लें, हम सब इसके अच्छे मेंबर हैं। लेकिन इन तीनों में से कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो कि रक्षा के लिहाज से एक्टिव है। क्वाड जो है उस पे भी काफी लोगों ने ऐसे धारणा बनाई थी कि शायद क्वाड में हम चीन के विरुद्ध एक मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, भारत क्या कर रहा है कि द्विपक्षीय वार्तालाप करता है। जहां तक रक्षा का क्षेत्र है, हमारा अलायंस ऑस्ट्रेलिया के साथ है, हमारा एक अलायंस जापान के साथ है, हमारा एक अलायंस अमेरिका के साथ है, हमारा बहुत ही मजबूत अलायंस जो है इस वक्त एक एक करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जैसे कि फिलीपींस है या वियतनाम है, उनके साथ इंडिविजुअल 1-to-1 बन रहा है। लेकिन हमने अभी तक रक्षा के क्षेत्र में किसी भी ग्रुप को बनाने की नहीं कोशिश की है या किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। बीच में बोले अब एक एशिया में एक चीन के विरुद्ध नेटो बन, भारत वहां ज्वाइन करेगा, ऐसा कुछ है नहीं। भारत द्विपक्षीय दोस्ती मैत्री संबंध रक्षा क्षेत्र में बना रहा है, बस उतने पे ही हम सीमित हैं। इस क्षेत्र में इस तरह के प्रयास है भी नहीं, थोड़ा सा बताइए ना कुछ। जैसे नेटो का जिक्र कर ही दिया आपने, कुछ इस तरह के संस्थान कौन है जिनको आपको लगता है कि जिनको यहाँ नोट किया जा सकता है? देखिए, प्रैक्टिकल डिफिकल्टी बताता हूं, वो ये है कि भारत जो है जितने साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं, साउथ ईस्ट एशिया के देश जो हैं वो क्लियरली 3-4 देश ऐसे हैं जो कि चीन के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में हैं। वो किसी भी तरह से किसी भी साउथ ईस्ट एशिया के जो इनिशिएटिव लेके अगर एक रक्षा ग्रुप बनाया जाएगा, वो नहीं ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वो हमेशा चीन के साथ रहना चाहते हैं। ऐसे ही पैसिफिक रिम पे जितने देश हैं, चाहे पैसिफिक के पूर्वी रिम पर हों या पैसिफिक के पश्चिमी रिम पर हों, वो भी सारे देश एक एक करके ये समझ रहे हैं कि भविष्य में उन्हें चीन से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखने पड़ेंगे, तो वो भी कोई ग्रुप नहीं बनाना चाहते। हाँ, चीन के विरुद्ध वहां पर 1-2 देश हैं। साउथ चाइना से में हम देख सकते हैं, फिलीपींस है, थोड़ा परेशान है चीन से। वहां ताइवान है, काफी परेशान है चीन वैसे से। भी देखा जाए तो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है। हम बहुत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने हैं। हमारे जो बनाए हुए हथियार हैं उनका इस्तेमाल अब दुनिया में कई जगह हो रहा है। तो दुनिया के कई देशों को हमसे समझौता करने की जरूरत है, हमें बहुत ज़्यादा देखना नहीं पड़ता है। हम आत्मनिर्भर भी हैं इस मामले में, इसलिए हम स्ट्रैटेजिकली इसके लिए नहीं जाते। उस चर्चा में काफ़ी कुछ समझने का मौका मिला है। ख़ासतौर पर ये सिर्फ भारत और चीन की जो संबंध हाल के दिनों में जिस पर चर्चा चल रही है वहीं तक सीमित नहीं है। इससे आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो अलग अलग संगठन बन रहे हैं, जैसे गुट में और संगठन में एक डिफरेंस होना चाहिए जो डॉक्टर अंशु कह रही थी, तो इसको संगठन कहें तो अलग अलग संगठन हैं, उनका महत्व क्या है। फिर ऐसे में यूनाइटेड नेशंस जो सबसे बड़ा संगठन बनाया गया उस, और फिर साथ ही साथ मोनोपोली का विषय भी आया। तो डॉक्टर अंशु, थोड़ा तो एक जैसा डॉक्टर ओझा ने कहा वो वही बात जो मैंने आपसे पूछी थी कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इन गुटों संगठन जो भी कह लें, इनकी बाढ़ आती जा रही है और इनका पर्पस जो है वो अलग अलग डिफाइंड है। ये स्ट्रैटेजिकली आपस में एक मंच पर जुटना चाहते हैं। दूसरा, जब ऐसा हो रहा है तो यूनाइटेड नेशंस जैसे जो संगठन है उनकी स्थिति अब वर्तमान में क्या रह जाती है? प्रवीण जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए। देखिए, यूनाइटेड नेशंस एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हियरार्किकल, एक उसका हेडक्वार्टर है विद 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स विद इट्स ओन चार्टर एंड एवरीथिंग, उस प्रकार का एक ऐसा संगठन है जो वैश्विक स्तर पर स्थापित है। विश्व के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं।
अब जब हम इन अलग अलग संगठनों की ओर दृष्टि डालते हैं, जैसे कि ऑकस है, एक मिलिट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, अमेरिका ने शुरू किया, इसमें ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश जो जुड़े हुए हैं। तो एक तो इसका नेचर मिलिट्रल है, इसका अपना एक स्पेसिफिक पर्पस है। लेकिन अब जैसे इसके जब हम कोई कॉन्स्टिट्यूशन या चार्टर या हेडक्वार्टर्स या इस तरह की बात करते हैं, तो ये जितने बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनके अभी कोई ऐसे हेडक्वार्टर्स या अभी जिनके ऐसे कोई बहुत व्यवस्थित पूरा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और ये सब नहीं है, ये अभी एक इवॉल्विंग स्टेज में है। तो एक तो हम ये समझें, तो यूनाइटेड नेशन से हम अगर इन सारे गुटों मैं भी गुट पर आ गई, ये संगठनों को यदि हम देखें, मंचों को हम देखें, तो इनमें अंतर है, पहली चीज तो ये। और एक और बात कहना चाहती हूं, क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देवनाथ जी से पूछा था। देखिए, भारत जैसा जो देश है, वो कभी भी, जिसने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत की, हम पायनियर रहे, हम मिलिट्रल किसी भी संगठन का इसलिए हिस्सा नहीं बनते क्योंकि वहां पर फिर गुटबाजी है। तो जैसे ऑकस को देखिए, अभी पिछले साल ऑस्ट्रेलिया को या ऑकस के बाकी मेंबर नेशंस ने मिलकर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन शिप्स प्रोवाइड कराए। तो तब ऐसी बात उठी कि जब इस प्रकार की मदद करने की बात चल रही है, तो शायद भारत को पेशकश की जाए, और शायद की भी जाती रही हो कि आप ऑकस का भाग बनिए, पर भारत साफ साफ मना कर देता है। आप नाटो को देखिए, वो शीत युद्ध का एक कंसेप्ट है। जो यूएसएसआर के तत्कालीन यूएसएसआर के लीडरशिप में जो एक वॉरसो बना था, वो एक मिलिट्री अलायंस था। उसके जवाब में हम देखते हैं कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था। तो ये भी एक मिलिट्री अलायंस है। लेकिन जब शीत युद्ध खत्म हो गया, वॉरसो का रेलेवेंस खत्म हो गया, वो डिसॉल्व हो गया, तो नाटो को भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए था, पर वो तो और स्ट्रांग होता जा रहा है। तो देखिए प्रवीण जी, ये ना आपसी अपने जो कॉमन उद्देश्य हैं, कुछ नेशनल इंटरेस्ट भी हैं, इनको लेकर के ये देश जो है, ये इनको संचालित कर रहे हैं अलग अलग संगठनों को। बस बस और कई ये गॉट इट, member ये nations हैं। इंपॉर्टेंट है, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। डॉक्टर ओझा, यूनाइटेड नेशंस पर हालांकि जो बात रखी डॉक्टर अंशु ने, वो बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि उसको लेकर भी शिकायतें शुरू हो गई। बहुत सारे देश नहीं पसंद कर रहे हैं कि आप यहाँ चुप्पी साध लेते हैं, वहां भी दबदबा या दादागिरी वाली बात आती है, खासतौर पर अमेरिका की दादागिरी की बात आती है, और जितने वो देश हैं जो जिनको आप अपोनेंट के तौर पर देखते हैं, वो इससे खुश नहीं है। तो फिर ऐसे में ये थ्योरी कि यूनाइटेड नेशन के समकक्ष या बरक्ष किसी को खड़ा किया जा रहा है, ये कितना सही लगता है? नहीं, यूएन के बराबर किसी को खड़ा करना तो इट इज नॉट पॉसिबल एज ऑफ नाउ। लेकिन अपने अपने रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी डोमिनेंसी को बनाने के लिए और अपना एक स्ट्रेचर बनाने के लिए ब्लॉक्स तो बन रहे हैं वहां पर, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। यूएन की स्थिति जो आज है, हमें ऐसा लग रहा है कि यूएन का रिलेवेंस खत्म हो गया है, ये बिकॉज ऑफ दिस इश्यू। ये बेसिकली इसके पीछे, अब आपने खुद ही बोल दिया कि यूएस है, उसके बाद एक वेटो पावर है, उससे वो कुछ भी कर सकता है। वो यूएन, अब अगर यूएन के सेक्रेटरी जनरल को मना कर दिया जाता है पब्लिक फोरम में, मतलब फ्लोर पे, कि आप हमारे यहाँ नहीं आएंगे, तो दिस इज समथिंग विच शेम फॉर दैट पर्टिकुलर कंट्री, कि जिसने जिस तरह का स्टेटमेंट वो दे रहा है इस तरह से, ये नहीं होता इस तरह कभी से। अब लेबनान में भी अगर आप देख लीजिए, तो वहां पे यूएस पीस कीपिंग फोर्स है, उस पर आप अटैक कर रहे हो, ये चीजें, ये एक अलग सिनेरियो बन गया है। सी इसको मतलब इसको अगर हम जितना डिग करेंगे वो चला जाएगा, और यूएन भी इसको समझ रहा है। यूएन इज ऑल्सो कीपिंग अ पेस ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग। लेकिन जहां तक आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं चाइना की, तो चाइना का जो एक, मैं बता रहा हूँ, इसका जो दबदबा है, एंड आवर डिफेंस एक्सपर्ट विल ऑल्सो एग्री, कि जो इनका जो इन्फ्लुएंस साउथ एशिया और इंडियन ओशन में बन रहा है, वो बेसिकली इट्स एन अलार्मिंग, इट्स समथिंग दे आर गोइंग इन डेप्थ वहां पर। और आज आपके सामने बात करते हैं, जितने भी ब्रिक्स में कंट्रीज में ये नए मेंबर्स बने हैं या एग्जिस्टिंग है, वहां का चाइना का सबसे ज्यादा उनका फुटप्रिंट्स वहां पर है उस कंट्रीज में। आप ईरान में देख लीजिए, छाबहार में वो हमारे साथ है, छाबहार में ईरान में चाइना भी है, हम भी हैं। उसके बाद अर्जेंटीना ले ली, इजिप्ट ले ली, हर जगह उसका इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है। तो चाइना बहुत स्ट्रेटेजिकली प्ले करता है ये, इट्स नॉट समथिंग कि वो एकदम रिएक्ट करता है ये चीजें। वो एक तरीके से अगर इतना ही वो उसको अगर प्ले करना रहता फोर फ्रंट पे, तो वो सीधे आ जाता, बोलता कि ठीक है मैं आ रहा हूँ साथ में और मैं पैलेस्टाइन की मदद करूंगा वहां पर। लेकिन वो अभी भी अपनी बैलेंस अप्रोच बना के रख रहा है। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो एक, और बट चाइना की अभी स्ट्रेटेजी ये देखा गया कि हेड टू हेड रहने के बजाय वो कभी पाकिस्तान को सपोर्ट करता रहेगा, इधर बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल आसपास। उनका ग्रोइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर हम पाकिस्तान की बात कर देते हैं, उसके बाद उनका जो मिडिल ईस्ट में काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। मैंने तो आपको एकदम प्रैक्टिकल, जो हमारा स्ट्रेटेजिक पोर्ट है वहां पर चाइना है।
और वो हमसे पहले से वहां काम कर रहा है वहां पर। तो आप ये देखिए कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज नॉट, ये हम लोग जो देखते हैं वो है नहीं। एक्चुअलिटी व्हेन यू गो इन डिप्थ, वो उतना ही डीप में चला जा रहा है। मैंने आपको एक हाँ, ऐसे technical example दोस्ती हो गई, चाहे ड्रैगन को दबा दिया और ड्रैगन से ये हो गया वो हो गया, ये सब लाइनें आपको, मैं खुद टेलीविजन के लिए काम करता हूँ, लेकिन टेलीविजन पर ठीक है वो उतनी देर के लिए, ये उतना आसान विषय नहीं है। और इसीलिए जैसे डॉक्टर अंशु तो प्रोफेसर हैं ही, यही विषय पढ़ाती हैं, तो थोड़ा और डीपली समझ लिया। देवनाथ जी, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो अभी डॉक्टर ओझा ने बात कही, मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा चलते चलते इस पर आप प्रकाश डालें कि चीन जो है उसकी विस्तारवादी नीति तो है ही, उसकी नज़र अभी ताइवान पर है, लेकिन वो जिसकी नज़र है, जिसका काम ही यह है कि ज़मीन कब्जाना है, तो कभी ना कभी फिर इधर आएगा। और वो देख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एंट्रेंस बनाए, वो भारत में एंट्रेंस के बहुत सारे तरीके और अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाने के बहुत प्रयास करता है कि भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करे। इसको कैसे काउंटर भारत कर पाएगा? प्रवीण जी, अक्साई चीन में जो हो रहा है वो तो पूरी कहानी का बहुत छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि वहां पर एलएसी जो है वो कभी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं बनेगी। लेकिन कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो पूरब में है, अरुणाचल प्रदेश में है, हजारों किलोमीटर का क्षेत्रफल है। वहां पर जिस दिन चीन ने अपना तुरुप का इक्का चलना शुरू कर दिया तो भारत के लिए बहुत कठिन स्थिति हो जाएगी। और हमारे जो देश के कूटनीतिज्ञ हैं, राजनीतिज्ञ हैं, मैं तो इंडियन फॉरेन सर्विसेज के जो अभी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं उन सब से ये आशा करता हूं कि वो अरुणाचल को किस तरह से अगले 10, 20, 30, 50 साल तक पृष्ठभूमि में रखें। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो सबसे बड़ी कामयाबी होगी भारत की। जी नहीं, इसको थोड़ा समझाइए, पृष्ठभूमि में रखें अरुणाचल प्रदेश को कैसे, मतलब उनसे क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, चीन जो है वो मैकमोहन लाइन को कभी नहीं मानता रहा है। उसने पूरे अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा माना हुआ है। ये 50 के दशक माओ के समय से ही वो कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश उनका हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश को क्या वो जोर जबरदस्ती हथियाएगा, इसके बारे में शंका है। क्या वो अरुणाचल प्रदेश के बारे में एक दिन हमसे बातचीत करना चाहेगा? जी, तो क्लोजिंग कमेंट में देवनाथ जी, ये अभी कनेक्टिविटी इशू भी आया, लेकिन क्लोजिंग कमेंट बहुत शॉर्ट में, डॉक्टर ओझा, आपको लगता है कि ये हमारे लिए परेशानी का सबब है और आने वाले दिनों के लिए हमको और बेहतर तैयारी करनी होगी? एब्सोल्युटली, मैं पूरा टोटली एग्री करता हूँ डिफेंस एक्सपर्ट से कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। हमारे लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है वो चाइना को कवर करना। वो हर एंगल से उसने हमें कवर कर रखा है। जहां अरुणाचल प्रदेश का उन्होंने बताया, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लमेटिक एरिया विच इज हैपनिंग। म्यांमार से आप देख लीजिए, वो तो प्रॉक्सी खेलता आया है आज तक। हम प्रॉक्सी की बात करते हैं, उससे अच्छा प्रॉक्सी तो कोई खेल ही नहीं पाता है, तो चाइना। तो ये सिचुएशन जो है हमारी बहुत ही डाइसी है। मैं आपको बता रहा हूं कि एज ऑन डेट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चाइना ने 2025 तक 2025 में अपना क्लाइमेटिक जो वेपनाइजेशन ऑफ द क्लाइमेटिक चेंज को ऐलान कर देना है। वहां पर उसने स्टेटमेंट दे दिया है कि मैं क्लाइमेट चेंज को एज एन वेपन यूज करूंगा 2025 में। और उसने वहां पर बॉर्डर एरिया में, आपने देखे होंगे, उसने पूरा डेंस फॉरेस्ट बना दिया है कि वो सिर्फ उसको पता है कि इस जंगल का रास्ता कहां से जाता है। तो ये समथिंग, वो तो स्टेटमेंट पब्लिकली बोल रहा है। तो ये इंक्रोचमेंट, आप इसको अगर बोल रहे हैं कि पेट्रोलिंग चालू हो जाएगी, ये बहुत ही बड़ा विषय है और मुझे तो लगता है आपने एक विषय भी दे दिया जिसको आगे समझा जा सकता है। लेकिन डॉक्टर अंशु, हम देखते हैं कि बहुत संक्षेप में, मैं जानता हूं कि सवाल थोड़ा सा गहरा है, लेकिन इसको आगे के लिए छोड़ देंगे, लेकिन आप इस पर टिप्पणी जरूर करें। हमारी आंतरिक राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण होती है, यहाँ का स्थायित्व, या किसी भी देश में अंतर्राष्ट्रीय बड़े, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि देश को कोई व्यक्ति नहीं माना जा सकता, लेकिन देश पर जो व्यक्ति बैठता है वो बड़ा महत्व का होता है। और उसकी विचार देख रहे हैं आपकी, वहां पे ट्रंप आएंगे कि बाइडन बने रहेंगे जैसी बातों पर बहुत बड़े बड़े डिसीजन अटके हुए, ये आए तो ऐसा हो जाएगा, वो आए तो ऐसा। वो व्यक्ति हैं, देश नहीं है, लेकिन व्यक्ति बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हमारी आंतरिक राजनीति इसमें कितना अहम रोल प्ले कर रही है और आने वाले दिनों में क्या संभावना देखती, संक्षेप में?
बिल्कुल 1 मिनट का समय लूंगी। किसी भी देश की विदेश नीति को दो तत्व चलाते हैं, एक तो जो उसके नेशनल इंटरेस्ट्स होते हैं और उसके लीडर की क्या विचारधारा है, लीडर का स्वभाव कैसा है। तो जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर इसी में छुपा है। लेकिन अब कब कौन हावी हो जाता है इस पर बहुत सारी स्थितियां निर्भर करती है। तो कभी किसी देश के नेशनल इंटरेस्ट के आगे किसी लीडर को अपनी विचारधारा को पीछे छोड़ना पड़ता है, जैसे बाइडेन को चीन के परिप्रेक्ष्य में करना पड़ा। कि जी जब जी। जब कंडेम करने की बारी आई तो उनको करना पड़ा, उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए ये अपनी परिस्थितियों विचारधारा पर के ये विपरीत परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है, ये उन डिसीजंस पर भी निर्भर करता है। अच्छे बड़े बड़े तानाशाहों ने कई बार डिप्लोमेटिक रोल प्ले करे हैं जब बिल्कुल, ऐसे और हालात बन कई गए बार हैं। तो कई इसको बार समझेंगे, बड़ा दिलचस्प विषय, इसको डिटेल में उठाएंगे। अभी तो समय समाप्त हो गया, थोड़ा सा ओवर ही चले गए हम। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अंशु आपका, डॉक्टर ओझा आपका, यूके देवनाथ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।